चलिए वेरी वेरी बिगिनिंग बाबू लोग, फिर से एक बार स्वागत है आप लोग को कौटिल्या जी टीचिंग सेंटर में। हम लोग जी संगीता जी राकेश जी आज अचीव किए हैं 36.25। कुणाल कुमार जी, राकेश कुमार जी, खुशबू जी, विपिन बिहारी जी, नितिन प्रसाद जी, तो सभी लोग। कुणाल कुमार जी 38 नंबर, बहुत अच्छा। चंदन कुमार जी, रंजय कुमार जी, सदानंद कुमार मार्च 31.25%। रंजय कुमार जी बहुत अच्छा। कुणाल कुमार जी, मीरा जी, जल्दी से जुड़ जाइएगा और जुड़ते ही कॉपी कलम को तैयार रखेंगे। अंकित राज जी, गुड इवनिंग बाबू। ललन कुमार जी, संगीता जी, बेरोजगार युवक जी, मिथिला नरेश, रजनीश जी, दीपक पटेल जी, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ते जाएंगे और कॉपी किताब को संभाल कर। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करें। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आ गया होगा। ह्यूमरस बोन कहां पाई जाती है? ध्यान से सुनिएगा। ह्यूमरस बोन बायोलॉजी का ही सेक्शन आ गया, ह्यूमरस बोन। और हम लोग आज गौतम गोविंदा जी बहुत अच्छा, शंकर कुमार राय जी, गुड इवनिंग बाबू, मीरा जी, तो इसमें किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं हुआ होगा। एक बार रिवीजन कर ले, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को रिवीजन कर ले। गौतम जी आज ही पढ़ाए थे, बहुत अच्छी बात। एक बार रिवीजन कर ले। क्वेश्चन बहुत अच्छा सेट करते हैं गुरु जी। खुशबू शाह जी बिल्कुल धन्यवाद। चले जय माता दी बाबू। देख भाई, मेरा उद्देश्य है कि इस बार बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम में 1000+ लोग अपने संस्थान से रिजल्ट दिए, और मैं इस बार मुख्य परीक्षा में टारगेट किया हूं कि 1000+ लोग मुख्य परीक्षा में पास करें और वो फाइनल राजगीर में जाकर ट्रेनिंग ले। निशा भारती जी, निकेश जी, बेरोजगार युवक जी, बेरोजगार युवक जी आप अपने नाम को चेंज कर लें। मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हमसे जुड़े हुए लोग बेरोजगार रहेगा। बेरोजगार युवक जी आप अपने नाम को, जो नाम है वो चेंज कर ले। लखन कुमार सिंह जी, हैंडसम बॉय जी, अंशुमान ठाकुर जी, इंजीनियर राहुल जी, रमेश जी, अंशुमान ठाकुर जी, संगीता जी, आपका भी रिजल्ट हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो लगातार जो लोग बने हुए हैं रिजल्ट फाइनल भी होगा। शिवम जी, जय हिंद बाबू, संतोष प्रसाद जी। आइए शंकर कुमार है जी, इसको जानने से पहले हम लोग जरा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस टॉपिक को। एक बार रिवीजन कर ले, बहुत अच्छी बात है। लिखाएंगे कुछ नहीं। निकेश जी, मुंबई में हूं, परसों लाइट नहीं था इसीलिए क्लास नहीं देख पाया। कोई बात नहीं, होगा सर जी। राजगीर जरूर जाएंगे, गलत दिया रहता है एमपी पुलिस में। कोई बात नहीं, जरूर फाइनल रिजल्ट देखकर आपके इंस्टीट्यूट में आऊंगी और एक बार आशीर्वाद लेने। चलिए तो फाइनल रिजल्ट देखकर कौटिल्या जीएस का नाम एक ऊंचाई पर ले जाना आपका भी दायित्व बनता है। हम तो भाई बार बार कहते हैं कि आपको जो इस संस्थान के द्वारा, प्रदीप सर के द्वारा जो दिया जा रहा है, वो मैं बहुत ही बेस्ट से भी बेस्ट देने का प्रयास करता हूं, ताकि रिजल्ट में एकदम क्वेश्चन भी टेस्ट का डिस्कशन देखते होंगे, टेस्ट का क्वेश्चन देखते होंगे, बड़ी मेहनत से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनने के बाद ऑप्शन को चूज करना पड़ता, ऑप्शन भी चारों का चारों हम चूज करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन दे और 3 क्वेश्चन लर्न फन रह जाए। मेरा प्रयास रहता है कि चारों ऑप्शन लाजवाब रहे, ताकि डिस्कशन उसका लाजवाब हो पाए, क्योंकि डिस्कशन से ही आपको रिवीजन। एक बाबू ने आज सुबह में मेंस में रिजल्ट होगा जी तो चेंज कर देंगे। अच्छा बेरोजगार युवक जी, मेंस में रिजल्ट होगा तो चेंज कर देंगे। नहीं, आप चेंज कर लो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप राजगीर में आपसे हम मेरी मुलाकात होगी।
नाम चेंज कर लेंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता पढ़ते हुए, लगता कि मेरे से जुड़े हुए लोग बेरोजगार युवक, बेरोजगार युवक। नहीं, मैं बेरोजगार युवक क्या, हम में विश्वास है, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अब देखो एक बार जल्दी से देख लेते हैं, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स जी बीपीएससी मेंस के पहले खत्म कर दीजिएगा, एमपी पुलिस प्लीज सर। अच्छा कोई बात नहीं, आइए तो जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, स्पीड में बताते हैं, समय कम देंगे। अब क्वेश्चन पूछेगा बाइलिंगुअल कर दीजिएगा, राहुल कुमार जी अच्छा रहता बाइलिंगुअल, उसमें हमको परेशानी लग रहा है। देख भाई हम बिहारी हैं और हम एकदम स्पष्टवादी हैं, सच्चाई बोलते हैं। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में गाय हमारी माता है, हमको नहीं अंग्रेजी आता है। वो तो अपने सब्जेक्ट से जितने भी इंग्लिश जरूरी है उतना जरूर आता है, तो बाइलिंगुअल में सारे सिस्टम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए अब देखो भाई विपिन बिहारी ध्यान से सुनिएगा, तो जितना भी क्वेश्चन रहता है, जो भी टर्म रहता है, वो टर्म यदि इंग्लिश क्वेश्चन में नहीं समझ पाए हैं तो हम आपको यहां तो समझा ही देते हैं। क्लियर हो गया? अब चलिए स्पीड में निकालते हैं हम लोग। चलिए भूत महोदय जरा सा दिखाइए बाबू लोग को। ये देखिए ये है खोपड़ी, स्कल। स्पीड में बोलते हैं, लिखाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक बार 2 मिनट में हम लोग पूरा स्केलेटन की चर्चा कर ले। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, बच्चों में नवजात शिशु में हड्डी की संख्या 290 से 310, औसतन 300। बच्चों में हड्डी की संख्या 208, बड़ों में हड्डी की संख्या 206। अब क्वेश्चन पूछेगा स्कल बोन, ये जो खोपड़ी की हड्डी है, इस खोपड़ी की हड्डी में हड्डी की संख्या 29 है, जिसमें या जो क्रेनियम है, या जो क्रेनियम है जिसमें रेशेदार ज्वाइंट है, इसमें हड्डी की संख्या 8 है। चेहरे में हड्डी की संख्या 14 है। कान में हड्डी की संख्या, एक कान में 3, तो दोनों कान मिलाकर 6 है। अब देखो भाई इसके आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो पोजीशन है इसे कहा जाता है वर्टिब्रल कॉलम। इसे क्या कहा जाता है? वर्टिब्रल कॉलम। अब इस वर्टिब्रल कॉलम कशेरुकी दंड में हड्डी की संख्या 33 है। कशेरुकी दंड में हड्डी की संख्या 33 है। इस 33 में 7 है सर्वाइकल बोन और 26 है रीढ़ की हड्डी। 7 कहां है? सर्वाइकल बोन, गर्दन की हड्डी में कितना भाई? 7 हड्डी है। अब 7 हड्डी में कभी आपको एक्सरे देखिएगा तो एक्सरे में C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7, इसे कहा जाता है सर्वाइकल बोन। इसी सर्वाइकल बोन में नर्व रहता है, क्रेनियल नर्व, और जब सर्वाइकल बोन के गैप में कमी हो जाती है तो वह नस दबने लगता है, तो दर्द होने लगता है। हम लोग कहते हैं सर्वाइकल कॉलर लगाया जाता है डॉक्टर के द्वारा। जो यह जो गैप है, एक दूसरे के बीच जो गैप है, इस गैप को क्या किया जाता है? खींचकर एक साथ तैयार किया जाता है, एक शेप बनाया जाता है। बहुत प्रॉब्लम होता है लेकिन ठीक हो जाता है। आइए अब देखो भाई ध्यान से सुनिएगा। अब कल का क्वेश्चन था रिब्स की संख्या कितनी है, तो हम लोग बताए थे रिब्स की संख्या 12 पेयर है, या 12 जोड़ा एक तरफ से कशेरुकी दंड से जुड़ा हुआ है और 10 जोड़ा एक तरफ से चेस्ट बोन या स्टर्नम बोन से जुड़ा हुआ है। उसमें 2 पेयर बताए थे, या 2 पेयर ध्यान से देखिएगा। यह जो 2 पेयर है 1 2 1 2, तो 2 जोड़ा रिब्स को फ्लोटिंग बोन कहा जाता है, तैरने वाली हड्डी कहा जाता है। उसके बाद चलो भाई ये देखो, ये अपर आर्म जो आपका आज का क्वेश्चन कह रहा है, ये जो अपर आर्म है ध्यान से देखिएगा, यही ऊपरी बाह है, इसे ह्यूमरस कहा जाता है। और लोअर आर्म में एमपी पुलिस सर्जी ड्यूटी की वजह से लाइव वीडियो नहीं देख पाता हूं, सभी वीडियो देखता हूं, तैयारी पहले से अच्छी हो गई है। चलिए इस बार डबल स्टार लेके कौटिल्या जीएस में आकर मिलना है। अब देखो, अब निचली बाह में यह 2 हड्डी है, इसमें रेडियो और अल्ना। कितनी हड्डी है? रेडियस और अल्ना। उसके बाद देखिए भाई
कलाई की हड्डी, यहाँ पर जो कलाई की हड्डी है इसमें 8 हड्डी है जिसे मेटाटॉर्सिस कहा जाता है, मेटाकार्पेल कहा जाता है। और यदि कार्पेल कहा जाता है। हथेली में 5 हड्डी है जिसे मेटाकार्पेल कहा जाता है। अंगुली में 14 हड्डी है। अंगुली में कितनी हड्डी? 14 हड्डी है। हम लोग बच्चे से गिनते आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एम 14। तो यहाँ 12 2 14, तो 14 क्या है? संधि है, 14 जॉइंट है, 14 हड्डी है। तो यह हो गया हाथ में। पैर में चलेंगे तो यह जो सब हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है इसे कहते फीमर बोन। इसे क्या कहते? फीमर बोन। यहाँ पर घुटना में क्या है? घुटने की हड्डी को पटेला हड्डी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पटेला। और याद करवाने के लिए कहे थे घुटना बाबू टेकिएगा तब तो पटेला, नहीं तो नहीं पटेला। जब तक घुटना नहीं टेकेला तब तक नहीं पटेला। आइए, उसके बाद ये जो निचले पैर की हड्डी है, निचले पैर की हड्डी में भी 2 हड्डी है। कौन कौन? टिबिया और फेबुला। उसके बाद जो हील बोन है, हील बोन टार्सस कहा जाता है। टार्सस में हड्डी की संख्या 7 है। और जो तलबे की हड्डी है, इस तलबे की हड्डी में 16 बोन है, हड्डी की संख्या 5 है। और फिर पैर की उंगली में भी हड्डी की संख्या 14 है। क्लियर हो गया? तो ये था हम लोग का पूरा स्केलेटल सिस्टम। एक बाबू ने क्वेश्चन पूछा कि सर जी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण ध्यान से सुनिएगा, लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा कहाँ है? तो जितने भी लॉन्गेस्ट बोन है सभी लंबी हड्डी के बीच में छिद्र होता है, उस छिद्र में लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये जो फीमर बोन है, इस फीमर बोन क्या है? सरंधी होता है, स्पंजी है। इसमें वो छिद्र नहीं है जिसमें रेड बोन मैरो पाया जाता है। इतना क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन में इसमें निकाल लेते हैं, सब लिखा देते हैं भाई। जांग की हड्डी, तो जांग की हड्डी थाई बोन को कहा जाता है। फीमर जो हमारे शरीर की, फीमर जो हमारे शरीर का लॉन्गेस्ट बोन है, सबसे लंबी हड्डी है। पिंडली, पिंडली को कहते हैं पटेला या घुटने की हड्डी। घुटने की हड्डी इसको कहते हैं पटेला। ऊपरी बाजू की हड्डी ह्यूमरस है, जबकि अग्र बाजू की हड्डी दूगो है। निचले में कौन कौन है? रेडियस एवं अल्ना। हो गया क्लियर? इंजीनियर राहुल कुमार, रुपेश कुमार जी, अनामिका जी, सर एक बार और बता दीजिएगा। अब देखो भाई साउंड कम है, थोड़ा बढ़ा दीजिए। नहीं साउंड ठीक है। सलोनी जी आज हम लेट हो गए, कोई बात नहीं। पुरुषोत्तम जी क्लियर हो गया? नहीं यहाँ पर बफरिंग तफरिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पर सब ठीक हुआ है। यहाँ पर मेरे सामने भी नेट से ही चल रहा है, यहाँ पर दिक्कत नहीं है। कुणाल कुमार जी आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने का केंद्र है? तो हम लोग कहते हैं भूख प्यास का केंद्र बिंदु हाइपोथैलेमस है। भूख प्यास का केंद्र बिंदु क्या है? हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में ही हमारे शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा, हाँ राकेश कुमार जी, ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन होता है, स्टडी ऑफ बोन ऑस्टियोलॉजी। अब क्वेश्चन पूछ दे, ध्यान से सुनने वाली बात है। यदि क्वेश्चन पूछे चलिए इसमें प्रोमस्तिष्क है, सेरेब्रम, चारों का ले ले। प्रोमस्तिष्क, मस्तिष्क, सेरेब्रम जो बुद्धि याददाश्त का केंद्र बिंदु, सभी ऐच्छिक क्रिया का केंद्र बिंदु। अनुमस्तिष्क सेरेबेलम, कल बताए थे मोटर नियंत्रण। कल क्या था भाई? मोटर नियंत्रण और शरीर को बैलेंस करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? तो शरीर के तापमान, भूख प्यास का नियंत्रण
इसी में बताए थे पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। इसी में क्या था, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारे शरीर की दूसरी छोटी ग्रंथि है, जिसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। लेकिन एक चीज बताएंगे, पीयूष ग्रंथि रंजय कुमार जी बैलेंस करता है सेरेबेलम, बैलेंस क्या करता है, सेरेबेलम, और मोटर नियंत्रण का काम यही करता है। कल का क्वेश्चन था मोटर नियंत्रण, मोटर नियंत्रण का काम कौन किया भाई, मोटर नियंत्रण का काम सेरेबेलम। अब देखो भाई क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनेगा, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, बहुत अच्छी सलोनी जी, पीनियल ग्रंथि है जो थैलमस में पाया जाता है। पीनियल ग्रंथि कहाँ, थैलमस में। और निद्रा की क्रिया को नियंत्रण करता है पीनियल ग्रंथि। निद्रा की क्रिया को नियंत्रण कौन किया, पीनियल ग्रंथि करती है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि, चल पहले मेडुला ऑब्लांगाटा या मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा, मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा या मेडुला ऑब्लांगाटा क्या क्या करता है, हम लोग को ऑलरेडी पता है कि यह श्वसन की क्रिया, दिल की धड़कन, पाचन की क्रिया, उत्सर्जन तंत्र इत्यादि जो अनैच्छिक क्रिया है, इत्यादि जो अनैच्छिक क्रिया है उसको नियंत्रित करता है। छींकने, खांसने, निगलने, उगलने इत्यादि की क्रिया को नियंत्रित करता है। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे शरीर में ठंडा और गर्म को पहचानने का काम कौन करता है, थैलमस करता है। कौन करता है, थैलमस करता है। हो गया। अब देखो भाई ध्यान से सुनिएगा, इसी थैलमस में क्या पाई जाती है, पीनियल ग्रंथि पाई जाती है जो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। हमारे शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड पीनियल ग्रंथि है जो नींद की क्रिया को नियंत्रित करती है। निद्रा की क्रिया को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। दिलीप जी जय हिंद बाबू। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है। ऑलरेडी हम लोग को पता होगा। आवाज कम है, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए, सुनने में और मजा आता है। चलिए आवाज ठीक है बाबू, आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं, चूंकि यही आवाज से तो अभी अभी क्लास लिए है जी। दिलीप जी फतवा नरेश, बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के अवसर पर फतेहपुर सिकरी में 1575 में स्थापित किया गया था। याद रखेंगे, गुजरात विजय के अवसर पर, गुजरात विजय के अवसर पर। अनूप तालाब यह भी फतेहपुर सिकरी में, पंचमहल यह भी फतेहपुर सिकरी में, लेकिन किला ए कुहना मस्जिद जिसे ही पुरानी किला का मस्जिद कहा जाता है, पुरानी किला का मस्जिद, जिसे किसने बनाया था और कहां है, जल्दी से बताएंगे। जिसे किसने बनाया था, किसने बनाया था बाबू, तो शेरशाह सूरी ने दिल्ली में, शेरशाह सूरी ने दिल्ली में। हो गया। चलिए पप्पू कुमार शर्मा जी बहुत अच्छी बात, एमपी पुलिस दिल्ली में स्थित है। अब क्वेश्चन पूछेगा, शेरशाह सूरी को अकबर का पुरोगामी शासक कहा गया। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले चौसा के युद्ध में 1539 में हुमायूं की पराजित किया। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में 1540 में हुमायूं को पराजित करके दिल्ली से निर्वासित जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया। 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान उखा चला रहा था, तोप चला रहा था खुद शेरशाह सूरी। तोप का गोला कालिंजर के किला से टकराकर पीछे लौटा, रिफ्लेक्ट हुआ और शेरशाह सूरी के शरीर पर आकर गिर गया। शेरशाह सूरी का मृत्यु हो गया।
शेरशाह सूरी ने जो सूर वंश की स्थापना किया था, इस सूर वंश का अंतिम शासक सिकंदर शाह सूर था, जिसे सरहिंद और मच्छीपारे के युद्ध में हुमायूं ने ईरान के शासक शाह तहसास्प की मदद से पराजित किया और दिल्ली की गद्दी को फिर से हासिल किया 1555 में। लेकिन 1556 में दीन पना भवन के सीढ़ी से लुढ़कते हुए इनकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार लेन पुल ने कहा कि शेरशाह सूरी का जीवन काल बहुत ही अस्थिर रहा। यह लुढ़कते पुढ़कते आए और लुढ़कते पुढ़कते चल गया, मतलब गिरते पिटते आए और गिरते पिटते चले गए। हो गया क्लियर? निशा भारती जी ध्यान से सुनिएगा। बचपन के नाम फरीद खां था, बहुत अच्छी बात। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था, जिसे बिहार के नुमानी शासक के द्वारा शेर खां नाम दिया गया, जो बाद में शेरशाह सूरी के नाम से जाना गया। इतना क्लियर हुआ? अब देखो भाई ध्यान से सुनना, यदि क्वेश्चन पूछेगा तीसरा का, दिल्ली में 2 और मस्जिद है। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, जिसका प्रवेश द्वार अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। दिल्ली में ही इल्तुतमिश के द्वारा पहला मकबरा का निर्माण करवाया गया। दिल्ली में ही इल्तुतमिश के द्वारा पहला मदरसा का निर्माण करवाया गया। क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक काल में पहला मदरसा वारेन हेस्टिंग्स के काल में कलकत्ता में बनाया गया था। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा पहला मकबरा, पहला मदरसा, इल्तुतमिश, जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्लियर हो गया? ये सब लिखाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मकबरा शेरशाह सूरी का सासाराम में रामानुज जी, बहुत अच्छी बात। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार पर कल भी क्वेश्चन आया था, परसों भी क्वेश्चन था इस प्रकार से रिलेटेड। क्वेश्चन का देखो स्वरूप अलग अलग है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, बहुत अच्छी बात। जामा मस्जिद दिल्ली में शेरशाह सूरी शाहजहां के द्वारा, अच्छी बात है। अब देखो भाई ध्यान से सुनते जाइएगा। राकेश कुमार जी क्वेश्चन पूछेगा कि मूल अधिकार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है केवल और केवल संसद के द्वारा लगाया जा सकता है। अब क्वेश्चन पूछेगा लखन केसरी, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, लखन कुमार सिंह सासाराम से ही है, तो सासाराम से ही है, तो लखन जी बताइए आप शेरशाह सूरी का मकबरा किस शैली में बनाया गया है? जल्दी से बताएंगे। जितने भी अभी लाइव में देख रहे हो वो लोग बताएंगे कि शेरशाह सूरी का मकबरा किस शैली में बना गया है। शेरशाह सूरी का मकबरा, अब देखो शेरशाह सूरी का शासनकाल विपिन बिहारी ने लिखा है कि 1440 से 1445, तब तक तो जन्मों ने हुआ होगा। 1540 से 1545 बहार खां के द्वारा नाम दिया गया, बिहार के नुमानी शासक बहार खां। आइए, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप सभी कौटिल्य पर इंडो इस्लामिक शैली, बहुत अच्छी बात। लखन कुमार जी इंडो इस्लामिक शैली, यूनानी नहीं इंडो इस्लामिक शैली, यूनानी नहीं था, इंडो इस्लामिक शैली, जिसमें बाहरी शैली क्या है मुस्लिम और आंतरिक शैली क्या है तो हिंदू शैली। अब कहिएगा सर जी बाहरी शैली मुस्लिम है कैसे पता चलेगा? तो मेहराव का प्रयोग किया गया। बाहर में क्या है भाई? मेहराव का प्रयोग किया गया। इस तरह से यह मेहराव हुआ, इसे क्या कहते? आर्क कहते। तो बाहर में इस तरह का आर्क बना हुआ है, जबकि अंदर में हिंदू शैली का कलाकृति है। देख लीजिए भाई, अंदर में क्या है? हिंदू शैली का कलाकृति है। अब जरा सा हम लोग देखते हैं, बहुत लोग नहीं देखे होंगे, हालांकि हम भी कभी नहीं गए हैं देखने के लिए, जो इतिहास किताबों में पढ़ा है वही पढ़ा है।
चलिए कंप्यूटर महोदय जी जरा हम लोग को दिखा दीजिए तो, शेरशाह सूरी का मकबरा हम लोग भी देखना चाहेंगे। जरा सा दिखा दीजिए। बीच झील में यह मकबरा है। दिख गया होगा। दिखाने का मन नहीं है। चलिए भाई, यहां पर इस तरह का मकबरा बना हुआ है। शेरशाह सूरी का मकबरा तैयार है सासाराम में। कहाँ है भाई? सासाराम में। इंडो इस्लामिक शैली में। किस शैली में भाई? इंडो इस्लामिक शैली में, जिसमें बाहरी से बाहरी भाग पर इस्लामिक शैली का प्रभाव है, जबकि आंतरिक भाग में हिंदुस्तानी शैली का प्रभाव है। आज पूर्णिमा का पूजा था सर, इसीलिए लेट आए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। और आज ग्रहण भी है। हो गया। अगला क्वेश्चन में हम लोग चले भाई। चौथा क्लियर हो गया तो पांचवा क्वेश्चन चलते हैं। जैसे ही कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है, तो विकसित अर्थव्यवस्था में हमने कई बार बताया प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होता जाता है और तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ता चला जाता है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होगा और टर्सरी क्षेत्र का योगदान बढ़ता चला जाता है। कई बार हो गया कुल। अब क्वेश्चन आज दूसरा ग्रहण है, ध्यान से सुनिएगा। यदि क्वेश्चन पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है, ब्यूटी जी, अतुल जी, सलोनी जी, राकेश कुमार सिंह जी जल्दी से बताएंगे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया। कोई बता सकते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या है? तो प्राइमरी सेक्टर में बताए थे कृषि, सिंचाई के संसाधन, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन एवं वन, यही प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में बताए थे निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग, और उसके अतिरिक्त जितने भी था वो तृतीय क्षेत्र में। उत्तर निकालते हैं। अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा गिरता चला जाता है, बिल्कुल सही है। उद्योग का हिस्सा बढ़ता चला जाता है। सेवा सेक्टर का हिस्सा, कृषि में नियोजित व्यक्ति की संख्या में कमी हो जाती है। इसमें से कोई नहीं। देखो भाई, नियोजित व्यक्ति की संख्या अभी भी आज भी है कितना प्रतिशत? 55%, तो अधिक है। उद्योग का हिस्सा बढ़ने जाता है। सेवा का, सर्विस सेक्टर का हिस्सा बढ़ जाता है। सर्विस सेक्टर का हिस्सा बढ़ जाता है। रॉ मटेरियल पहला में। बहुत अच्छी बात, हो गया क्लियर। देखो भाई ध्यान से सुनिएगा, अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता है, तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है। इसमें लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो, कल भी परसों भी बताए थे कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, हम लोग चर्चा किए थे। यदि देखा जाए, बताए थे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या पाया गया, ध्यान से देने वाली बात है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो सब था सबको याद होना चाहिए। कृषि, पशुपालन, सिंचाई के संसाधन, कृषि, पशुपालन, सिंचाई के संसाधन, और क्या चीज था? मत्स्य, खनन और वन। उसके बाद बताए थे हाँ, प्राथमिक क्षेत्र में प्रकृति से जुड़ा हुआ डायरेक्ट। दूसरा में क्या बताए थे? निर्माण और विनिर्माण उद्योग। और उसके बाद सब था तीसरे में। सब क्या था भाई?
तीसरे में। अब देखो भाई ध्यान से सुनिएगा, यदि क्वेश्चन पूछेगा कि जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है, जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान रहा, तो योजना के प्रारंभिक वर्षों में, योजना के प्रारंभिक वर्षों में योजना के प्रारंभिक वर्षों में राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या था भाई? कम था। कम था तो अधिक था, एवं तृतीय क्षेत्र का योगदान कम था। लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता गया, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता गया, तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ता गया, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होता चला गया। इंजीनियर राहुल कुमार जी, प्राइमरी सेक्टर का रोल ज्यादा था और तृतीयक सेक्टर का योग कम था। वर्तमान में प्राइमरी का कम है और तृतीयक का ज्यादा है। तृतीयक में भी सबसे ज्यादा कौन है? तो तृतीयक में भी सबसे ज्यादा टर्सरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर है। कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो, उसे क्या कहा जाता है? कैटलिस्ट कहा जाता है, उत्प्रेरक कहा जाता है। क्या कहते हैं? कैटलिस्ट या उत्प्रेरक, कैटलिस्ट या उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक कितने प्रकार का? तो 3 प्रकार का, केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक में बताए थे। उत्प्रेरक रासायनिक प्रक्रिया की दर को बढ़ाता है तो धनात्मक उत्प्रेरक, घटाता है तो ऋणात्मक उत्प्रेरक, और एक होता है स्व उत्प्रेरक। एक क्या होता है? स्व उत्प्रेरक। कई उत्प्रेरक की चर्चा भी हम लोग कर चुके थे। छठा के बाद 7वां में चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से 1857 के गदर से कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था? ध्यान से सुनिएगा। इसमें देखे झांसी रानी लक्ष्मीबाई प्रभावित था, जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह प्रभावित था, लखनऊ लखनौती अवध की राजधानी लखनऊ थी, और बेगम हजरत महल। चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। हो गया क्लियर? हाँ ब्यूटी जी, थर्ड को सेवा सेक्टर कहा जाता है। नहीं, तीसरे क्षेत्र में कई चीज है। अर्थव्यवस्था का जो तीसरा क्षेत्र है, टर्सरी सेक्टर है, उसमें कई क्षेत्र है, जैसे परिवहन है, संचार है, बाजार है, बैंकिंग, बीमा, मुद्रा, वास्तविक जायदाद है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन है, हेल्थ डिपार्टमेंट है। यह सब तीसरे में आता है। इस तीसरे में सबसे बड़ा सेक्टर है सर्विस सेक्टर। सबसे बड़ा क्या है भाई? सर्विस सेक्टर। अब देखो भाई 7 क्लियर हो गया, तो 8 में चलते हैं हम लोग। किसके गणतंत्र में बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? ध्यान से सुनिएगा। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, और मृत्यु की जो प्रतीक था स्तूप। मृत्यु का प्रतीक क्या था भाई? स्तूप। आप लोग से भाई ध्यान लो, चंदन जी ध्यान से सुनिएगा, राजेश जी, सर जी वीडियो रुक रहा है। नहीं बाबू, यहाँ सब ठीक ठाक रहा है, आपके पास नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर सब ठीक है। कुणाल जी कुशीनगर, पहले सुनिएगा। उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में 16 महाजनपद की चर्चा आती है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद की चर्चा आती है, जिसे दूसरी नगरीकरण का काल कहा जाता है, द्वितीय नगरीकरण का काल कहा गया। इस 16 महाजनपद में या इस 16 महाजनपद की चर्चा जैन ग्रंथ से संबंधित पुस्तक भगवती सूत्र में और बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक अंगुत्तर निकाय में किया गया है। 16 महाजनपद में
दो महाजनपद अपना वर्तमान में भारतीय क्षेत्र के बाहर पाकिस्तान में, कंबोज जिसकी राजधानी हाटक, गंधार जिसकी राजधानी तक्षशिला, एक महाजनपद असमक राजधानी पोटना आंध्र प्रदेश में, तीन महाजनपद अपना बिहार में, दो महाजनपद उत्तर प्रदेश में, एक महाजनपद हरियाणा में, एक महाजनपद गुजरात में, और सबसे ज्यादा 6 महाजनपद उत्तर प्रदेश में था। सबसे ज्यादा 6 महाजनपद कहां पर बाबू? उत्तर प्रदेश में था। अब उत्तर प्रदेश में ही कुशी जिसकी राजधानी, मल जिसकी राजधानी कुशीनगर थी, इस मल की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। हालांकि महात्मा बुद्ध ने लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली में पहली बार बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश करवाई। और बौद्ध संघ में महिला का प्रवेश किसके कहने पर? तो प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला गौतमी प्रजापति थी, जबकि दूसरी महिला आम्रपाली थी। इसको लिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो भाई, चारों का चारों ले ले। मल की राजधानी कुशीनगर में, मल की राजधानी कुशीनगर में, इसको बंद कर दीजिए। तो लिच्छवी की राजधानी वैशाली, लिच्छवी की राजधानी वैशाली, और वैशाली में प्रथम बार महिलाओं का प्रवेश करवाया। बौद्ध संघ में प्रवेश, और बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला, जल्दी से बताएंगे पहली महिला कौन थी भाई? प्रथम महिला प्रजापति गौतमी, जबकि दूसरी महिला आम्रपाली। हो गया, दूसरी महिला आम्रपाली। अब देखो भाई, ध्यान से सुनिएगा। यदि क्वेश्चन पूछे, ध्यान से सुनना है, यदि क्वेश्चन पूछे कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहां भाई? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। आते हैं अगला क्वेश्चन में। भारत का संलग्न क्षेत्र जल सीमा का विस्तार कितना किलोमीटर, समुद्र कितना नॉटिकल मील दूर तक है? तो यहां पर 2-3 क्वेश्चन बना। एक पहला क्वेश्चन बना नॉटिकल मील समुद्री दूरी का मात्रक है। नॉटिकल मील किसका मात्रक है? समुद्री दूरी का मात्रक। हम लोग कई बार इसकी चर्चा कर लिए हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा। यदि क्वेश्चन पूछेगा मान लिया जाए अपना यह भारत है, मानने में क्या दिक्कत है? अब ध्यान से सुनिएगा। इस भारत का जो कुल समुद्र तटीय सीमा है और मुख्य भूमि का समुद्र तटीय सीमा, कुल समुद्र तटीय सीमा और मुख्य भूमि का समुद्र तटीय सीमा में क्वेश्चन बनता है। कुल समुद्र तटीय सीमा और मुख्य भूमि का समुद्र तटीय सीमा में क्वेश्चन ढेर सारा बनता है। जैसे
पहला क्वेश्चन हुआ, ध्यान से सुनिएगा, पहला क्वेश्चन हुआ कि मुख्य भूमि का समुद्री सीमा कितना है भाई? हम लोग को पता है 6100 किलोमीटर, लेकिन द्वीप सही समुद्र सबको जोड़ दिया जाएगा तो कितना होगा? 7516.6 किलोमीटर। इतना तो ऑलरेडी क्लियर है। 7516, कुणाल कुमार जी 7516.6 किलोमीटर। अब क्वेश्चन पूछेगा, भारत का मानचित्र बहुत अच्छा बन जाता है, ध्यान से सुनिए। भारत का जो 3 प्रकार का समुद्र तटीय सीमा है, 1, 2, और चले 3। हमने कहा था एक था मेरी टाइम बेल्ट, एक क्या था मेरी टाइम बेल्ट, दूसरा क्या था कॉन्टिनेंटल बेल्ट, और तीसरा क्या था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल बेल्ट। तीनों चीज बताए थे। क्या बताए थे भाई? ध्यान से सुनिएगा। एक क्या था? पहला था मेरी टाइम बेल्ट, दूसरा क्या था कॉन्टिनेंटल बेल्ट, और तीसरा क्या था एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल बेल्ट। याद है आप लोगों को? अब देखो भाई ध्यान से सुनिएगा, मेरी टाइम बेल्ट समुद्र तट से कितना नॉटिकल मील दूर है? तो समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील दूर तक। दूसरा बना कॉन्टिनेंटल बेल्ट, इसे कहते प्रादेशिक जलीय सीमा, प्रादेशिक या क्षेत्रीय जल सीमा, क्षेत्रीय जल सीमा, इसे कहते हैं संलग्न क्षेत्र। क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र। यह समुद्र तट से, इससे 2 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। समुद्र तट से कितना भाई? तो 24 नॉटिकल मील दूर तक है, या कहेंगे तो या प्रादेशिक जल सीमा से, प्रादेशिक जल सीमा से 12 नॉटिकल मील दूर तक है। तीसरा बना भाई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल बेल्ट, इसको कहते हैं आत्यंतिक आर्थिक क्षेत्र, आत्यंतिक आर्थिक क्षेत्र या एकांतिक आर्थिक क्षेत्र। यह जो सेक्टर है एकांतिक आर्थिक क्षेत्र जो है, यह कहां से कहां तक है? इससे 3 प्रकार का क्वेश्चन बनता है। इससे कितने प्रकार का क्वेश्चन बनता है? 3 प्रकार का। पहला, समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील दूर तक। दूसरा बनता है प्रादेशिक जल सीमा से 200 माइनस 12 बराबर 188 नॉटिकल मील दूर तक। और तीसरा बनता है संलग्न क्षेत्र से 200 माइनस 24 बराबर 176 नॉटिकल मील दूर तक स्थित है। हो गया। ये सब कई बार मेरी टाइम से 288। सोनी प्रिया जी कहां से आप चले गए? 288 कहां से होगा भाई? राकेश कुमार जी अन्य आर्थिक एकांतिक आर्थिक क्षेत्र कितना भाई? 200 नॉटिकल मील।
अब देखो भाई क्लियर हो गया, 176 हो गया किससे, तो 176 हो गया संलग्न क्षेत्र से, प्रादेशिक से कितना हो गया 188, और समुद्र तट से 200 नॉटिकल मील दूर तक स्थित है। हो गया होगा क्लियर। अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। या क्लियर हो गया। तो संलग्न क्षेत्र का विस्तार कितना नॉटिकल मील दूर तक है, तो समुद्री तट से 24 नॉटिकल मील, या कहेंगे 12 समुद्र तट से किसका, या मेरी टाइम बेल्ट से 12 नॉटिकल मील दूर तक है। यहां पर देखो भाई यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा मेरी टाइम बेल्ट, यह हो जाएगा कॉन्टिनेंटल बेल्ट, यह क्या हो जाएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल बेल्ट, ईईजेड, ईईजेड। चलिए 10वां क्वेश्चन बढ़ते हैं। टाइफाइड हैजा, देखो टाइफाइड हो जिसे आंत की बुखार कहा जाता है, आंत की बुखार कहा जाता है, छोटी आंत प्रभावित होता है, इसे ही मोती झर्रा, इसे ही क्या कहते हैं मोती झर्रा कहा जाता है। हैजा को कोलरा अंग्रेजी में कहते हैं। यह सालमोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु के द्वारा, किसके द्वारा भाई, सालमोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु के द्वारा, यह किसके द्वारा, तो ब्रिबियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा, दोनों ही जीवाणु होती है। फिर से सुनिएगा किस किस के कारण, यह होती है सालमोनेला टाइफोसा जीवाणु बैक्टीरिया, यह होता है ब्रिबियो कोलेरी जीवाणु के द्वारा। इस दोनों का संक्रमण होता है दूषित जल से, दूषित जल से, दोनों ही जीवाणु के द्वारा रोग है, लेकिन दूषित जल से या जलवाहित रोग है, इसी से एक और रोग है जॉन्डिस, जिसे पीलिया कहा जाता है। लेकिन यह जो पीलिया है यह हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा, हेपेटाइटिस विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा होता है। और इससे प्रभावित अंग क्या है भाई, इससे प्रभावित अंग यकृत या लीवर होता है, यकृत या लीवर होता है। हो गया क्लियर, यकृत या लीवर होता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर में चलते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की सर्वाधिक दूरी सरलॉक कर दिया जाए। जब सर्वाधिक दूरी होगा, ध्यान से सुनिएगा, तो सर्वाधिक दूरी को क्या कहते हैं और न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, दोनों से क्वेश्चन बनता है। सर्वाधिक दूरी को यदि देखा जाए, सर्वाधिक दूरी, तो सर्वाधिक दूरी को एपीहेलियन कहा जाता है, और न्यूनतम दूरी या एपीलियन कब होता है भाई, 4 जुलाई को, और न्यूनतम इसे ही कहते हैं रबी उच्च, क्या कहते हैं रबी उच्च, इसे ही क्या कहते हैं रबी उच्च, या इसे ही कहते हैं अपशौर, अपशौर। और न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी को रबी नीच या पेरीहेलियन कहा जाता है। यह होता है कब भाई, 3 जनवरी को। यह कब होता है, 3 जनवरी को होता है। अब देखो भाई ध्यान से सुनिएगा, यह दोनों क्वेश्चन बनता है। यदि क्वेश्चन पूछे, यदि आपको क्वेश्चन पूछ दे कुछ, चलते हैं आगे। भैया है
लाइट बहुत ज़्यादा है स्क्रीन का, कहीं वीडियो देखने के लिए, नहीं वीडियो देखने के लिए। चलिए देखेंगे, जब सूर्य एवं 4-5 क्वेश्चन लेते हैं। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी औसत दूरी, जिसको कहते हैं खगोलीय इकाई, से अधिक होगा तो इसे कहते हैं एपीहेलियन। पहला बना। दूसरा, औसत दूरी से कम होगा तो इसे कहते हैं पेरीहेलियन। यह होता है कब भाई? यह होता है 4 जुलाई को, यह होता है 3 जनवरी को। लेकिन उसी तरह से क्वेश्चन पूछ देता है पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी, औसत, पहला पॉइंट बनता है औसत दूरी से अधिक होगा तो इसे कहेंगे अपभू, एपोगी। और औसत दूरी से कम होगा उसे कहेंगे उपभू, पेरिगी। डेट फिक्स्ड नहीं है, यहां पर डेट फिक्स्ड नहीं है। हो गया। अब देखो और 2 क्वेश्चन आपके ऑप्शन में है। अगला ऑप्शन क्या है भाई? कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति, इसे ही ग्रीष्म संपात भी कहा जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं समर सोलिस्टिक। समर सोलिस्टिक कब होता है भाई? 21 जून को। कब होता है? 21 जून को होता है। दूसरा चले, मकर क्रांति। मकर क्रांति, इसको क्या कहते हैं? शीत संपात। क्या कहते हैं? शीत संपात। विंटर सोलिस्टिक कब होता है भाई? 22 दिसंबर को। हो गया, 22 दिसंबर को। अब क्वेश्चन पूछेगा सर ज्यादा दूरी 4 जुलाई को होती है ना? ऑप्शन 3 में 3 जनवरी है। 3 जनवरी मार्क किए हैं, दिखा देते हैं, बता देंगे। अब देखो भाई 2 और ऑप्शन आया इसमें। क्या क्या आया? तो एक हो गया बसंत विषुव, मतलब स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और एक हो गया शरद विषुव, ऑटोनम इक्विनॉक्स। यह कब होती है? सबको पता है 22 मार्च को। यह कब होती है? 22 या 23 सितंबर को। अब क्या होती है गौर से, यह सब क्लियर हो गया होगा। इंजीनियर मिथिलेश जी, इस सब में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब एगो बाबू ने कहा है, गौतम गोविंदा ने कहा है कि सर जी जरा सा, हमने यहाँ पर रबी उच्च बताया है, रबी उच्च अपसौर होता है, एपीहेलियन होता है। न्यूनतम यहाँ आए हैं, यहाँ पर देखिए क्या व्हाइट में क्या होता है। स्क्रीन पर कहीं ना उनको देखने के लिए।
मोबाइल में हो गया, सारा का सारा निकल गया। 12 नंबर चलते हैं। किसी स्थान का समय, ध्यान से सुनिए वाली बात है, बड़ी सुंदर क्वेश्चन दिख रहा है। किसी स्थान का समय भारत मध्य समय से 6 घंटा आगे है। भारत के मध्य समय से 6 घंटा आगे है, तो वह स्थान कहां पर है? शंकर कुमार राय जी कोई बताएंगे इसका उत्तर? अच्छा, उत्तर तो दी दिले। कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर हुआ है या क्वेश्चन? बड़ी सुंदर क्वेश्चन है, जरा सा ध्यान पे रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 0 डिग्री से कोई मतलब नहीं है, मतलब है 82.5 डिग्री से, पूर्वी देशांतर से। इससे किसी स्थान का समय 6 घंटा आगे है। 6 घंटा आगे मतलब वह स्थान पूरब में होगा, पीछे रहता तो वह स्थान पश्चिम में रहता, तो पूरब है, इसका मतलब ये तो तय है वह स्थान पूर्वी देशांतर में है। लेकिन कितना है तो ऑलरेडी हम लोग को पता था। ध्यान से सुनिए, ऑलरेडी क्या पता था भाई? ऑलरेडी क्या पता था कि 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, तो 6 घंटा बराबर 15×6 = 90 डिग्री। तो इसमें यदि हम 90 जोड़ देते हैं तो हम लोग का यहाँ का स्थान निकल जाएगा। कितना होगा भाई? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा साढ़े, तो 9.5 9 8 17 172 डिग्री पूर्वी देशांतर। हो गया क्लियर? लेकिन यदि यही क्वेश्चन आता भारत से 6 घंटा पीछे है, तब क्या होता? जल्दी से बताएंगे गौतम जी, अतुल जी, विपिन जी, जल्दी से बताएंगे। 6 घंटा पीछे है तो वह उस स्थान का देशांतर कितना होता? अभी तक उत्तर नहीं आया है। नीतीश मौर्य जी बताते हैं ना, 21 मार्च, 22 मार्च लिखे हुए हैं, देख लेते हैं इसमें कितना उत्तर होगा भाई। सत्यम जी, यदि 6 घंटा पीछे रहता तो क्या होता? सुमित कुमार जी बहुत अच्छी बात, अंशुमान ठाकुर जी बहुत अच्छी बात, कुणाल कुमार जी बहुत अच्छी बात। हाँ देख लेते हैं, 7:30 राहुल जी, लेकिन फंस जाइएगा, 8:30 कैसे होगा गौतम गोविंदा? नीतीश मौर्य जी ईस्ट कैसे होगा? ईस्ट कैसे होगा? क्योंकि 6 घंटा है तो यह तो तय हो गया 6 घंटा बराबर 90 डिग्री होगा। तो इसमें तो एक तो 0 से लेकर 82.5 डिग्री तक यही हो गया पूर्वी देशांतर में। बचा कितना? तो 90 में से 82.5 घटा तो कितना? 7.5। तो यह जो 7.5 है यह पश्चिमी देशांतर का हिस्सा है। 7.5 कितने डिग्री? पश्चिमी देशांतर का हिस्सा है। क्लियर हो गया होगा? अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अब देखो, किसी स्थान का समय, तो उत्तर क्या होगा इसका? डी नंबर। उत्तर क्या होगा? डी नंबर। अब डी नंबर देखते हैं, तो उत्तर कितना होगा? 172 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखो भाई, ए मनोज कुमार, मनोज कुमार, चलिए अब हो गया क्लियर? 12 क्लियर हो गया। तो इसी में से यदि एक क्वेश्चन उलटफेर होता तो उलटफेर हो जाता। अब देखो, 11 नंबर में नीतीश मौर्य जी ने कहा है कि सर जी जरा सा मिसप्रिंट लिखे हुए हैं। चलिए है क्या लिखे हुए हैं, बउआ को जरा सा समझा लेते हैं। कहाँ है भाई? अच्छा देख लीजिएगा। देख लीजिएगा, इसमें एक बाबू ने कहा कि सर जी
यहां तो है ही नहीं। इसमें भी नहीं है, तो किस पेज में था बाबू? नीति में सर घटाने में गड़बड़ हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन क्लियर हो गया। मकर संक्रांति भी हो गया, कर्क संक्रांति भी हो गया। यहां पर चलते, यह भी 12 नंबर क्लियर हो गया। 13 नंबर चलते हैं। प्राचीन इतिहास, ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास से पाणिनि, पातंजलि नामक दो विख्यात आचार्य थे। किस राजवंश के शासनकाल में? हम लोग को ऑलरेडी पता है, ध्यान से सुनिएगा। क्या पता है भाई? कि शुंग वंश के काल में, पुष्यमित्र शुंग के काल में, पुष्प मित्र शुंग के काल में पातंजलि ने महाभाष्य और पातंजलि ने महाभाष्य पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ पर लिखा था। तो यहां पर दोनों याद रखेंगे। पाणिनि की रचना क्या थी? अष्टाध्यायी। और पातंजलि की रचना थी कौन भाई? महाभाष्य। पातंजलि की रचना कौन थी? महाभाष्य। क्लियर हो गया? तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। शुंग वंश से संबंधित, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग क्वेश्चन पूछेगा। राकेश कुमार सिंह जी जल्दी से बताएंगे, ब्यूटी जी, गुड़िया जी, राकेश कुमार, पुरुषोत्तम जी ध्यान से बताएंगे। यदि क्वेश्चन पूछेगा 200 में से 24 घटेगा तो 176 होगा, 178, 176 न होगा? हाँ 176 होगा, 176 हमने लिखा था। अब देखो भाई ध्यान से सुनिएगा। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पूछ दिया आप लोग से कि शुंग वंश की स्थापना किस वंश के अवशेष पर किया गया था? जल्दी से बताएंगे राकेश कुमार जी, अंकिता जी जल्दी से बताएंगे। शुंग वंश की स्थापना किस वंश के अवशेष पर किया गया था? शुंग वंश की, विपिन जी जल्दी बताएंगे। शुंग वंश की स्थापना किस वंश के अवशेष पर किया गया था? अभी तक उत्तर नहीं आया आप लोगों का, अभी तक उत्तर नहीं है। शंकर कुमार राय जी, चलिए नीतीश मौर्य जी गलत है, सोनी प्रिया जी बिल्कुल सही है, सुमित जी सही है, पुरुषोत्तम जी गलत हैं, बेरोजगार जी और लगभग करण जी गलत है। हम गलत वाले, विपिन बिहारी गलत है। हम गलत वाले का नाम ले लेते हैं, जिन जिनका, बहुत लोग सही है लेकिन बहुत लोग गलत भी है। जिनका गलत है इसका मतलब वह ट्रिक भूल गए हैं। कौन सा ट्रिक बताए थे? ट्रिक बताए थे हसीन मसुक सा याद करवाने के लिए कहे थे। हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी। इसमें से ढेर सारा क्वेश्चन निकल गया है। हौ से क्या हुआ भाई? हौ से हुआ हरियक वंश, सी से हुआ शिशुनाग वंश, नौ से हुआ नंद वंश, मो से हुआ मौर्य वंश, सु से हुआ शुंग वंश, कौ से हुआ कण्व वंश और सा से हुआ आंध्र सातवाहन वंश। तो हमने आपसे जो क्वेश्चन किया था, हमने जो क्वेश्चन किया था बड़ी सिंपल क्वेश्चन था। हमने कहा था शुंग वंश की स्थापना किसके अवशेष पर? तो मौर्य वंश के अवशेष पर। कितने ईस्वी पूर्व में? 185 ईस्वी पूर्व में। किसके द्वारा? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। हो गया क्लियर? चलिए अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। 14 के लिए 14 चलते हैं। कृष्णदेव राय। अब कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था विजयनगर साम्राज्य में, तेलुगु वंश का सबसे प्रतापी शासक तेलुगु वंश, KDR कहते हैं। जिस समय इनका शासन चल रहा था
जिस समय इनका शासन था उस समय सिकंदर लोदी, पहले सिकंदर लोदी का भी शासनकाल देखे थे, सिकंदर लोदी का भी शासनकाल देखे, इब्राहिम लोदी का भी शासनकाल देखे और बाबर का भी शासनकाल देखे। बाबर का शासन 1509 ईस्वी से 1529 तक, 1509 ईस्वी से। राकेश कुमार जी क्या है भाई? गुरुजी थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, जल्दी से बता देंगे। बाबरनामा सबसे शक्ति अली राजा बताया जाता है, सबसे बाबरनामा में सबसे शक्तिशाली अली राजा बताया जाता है। अब नहीं आपका क्वेश्चन पूछ नहीं समझ रहे हैं, राजा भोज आपका क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं राकेश जी। एमबीटी के समय में विजयनगर सरकार सब स्थापना किया था, बहुत अच्छी, ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी महापद्मानंद के मित्र थे न, थोड़ा सा इसको बता दीजिएगा। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग में थे। अरे भाई आमुक्त, चलिए बताए, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर चीज इन्होंने छेड़ दिया था। क्वेश्चन पूछ दे कि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना किए थे, जो अष्टाध्यायी पर लिखा गया एक टिप्पणी था, वो दोनों ही संबंधित थे व्याकरण ग्रंथ, दोनों ही संबंधित थे किससे भाई? व्याकरण ग्रंथ से संबंधित थे। अब आते हैं, हमने कहा कि बाबर ने जो तुजुक ए बाबरी पुस्तक लिखे थे, बाबर की रचना तुजुक ए बाबरी, और तुजुक के बाबरी में क्लियर किए थे कि दक्षिण भारत में प्रतापी राज्य विजयनगर था और विजयनगर के सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेवराय भी थे। विजयनगर में प्रतापी शासक कौन थे भाई? कृष्णदेवराय भी थे। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। खुद तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्य नामक पुस्तक की रचना किए थे। हालांकि कृष्णदेवराय ने संस्कृत भाषा में जाम्बती कल्याणम नामक पुस्तक की भी रचना किए। क्लियर हो गया? आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि कृष्णदेवराय की विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में? तो किसके शासनकाल में? राकेश कुमार सिंह जी यूट्यूब चैनल पे मैसेज कीजिएगा, किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में। कल का क्वेश्चन था 14वीं शताब्दी में। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर में। किस पर्वत श्रृंखला को प्राकृतिक जल सिंधु एवं गंगा नदी का जल विभाजक कहा जाता है? ज्योग्राफी का क्लास देखे होंगे तो निश्चित रूप से इस सब क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अरावली पर्वतमाला को सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच का जल विभाजक माना जाता है। विंध्य पर्वत को भारत का जल विभाजक माना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला को प्रायद्वीपीय भारत का जल विभाजक माना जाता है। तीनों क्वेश्चन इसमें ध्यान से सुनिएगा। अरावली पर्वतमाला, इसे सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच का जल विभाजक माना जाता है, या इसे कहेंगे पंजाब के मैदान, पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान एवं यमुना की नदी के बीच का विभाजक। दूसरा देखें सतपुरा, तो सतपुरा तो नहीं है, सतपुरा में के बाद विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत भारत का जल विभाजक, भारत का जल विभाजक। धौलापुर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वह सहयाद्री श्रृंखला, सहयाद्री श्रृंखला होता तो क्या कहते? प्रायद्वीपीय भारत का जल विभाजक, प्रायद्वीपीय भारत का जल विभाजक। क्लियर हो गया? प्रायद्वीपीय भारत का जल विभाजक। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। 16 नंबर का टाइफाइड द्वारा, तो टाइफाइड, जब ये टाइफाइड होगा तो कहेंगे आंत से संबंधित है। टाइफाइड को अभी क्या कहते? आंत की बुखार। अभी क्या कहते भाई? आंत की बुखार।
तो आंत से संबंधित, टाइफाइड से संबंधित आंत साल्मोनेला टाइफोसा से। निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियो उपग्रह नहीं है? तो किसके भीतर मतलब इसमें से कह रहा है कौन सा बृहस्पति ग्रह का सैटेलाइट नहीं है? हम लोग को ऑलरेडी पता है बृहस्पति ग्रह के पास 79 उपग्रह है, और शनि ग्रह के पास कितना भाई 82 हो गया है, और अरुण ग्रह के पास 27 है, और वरुण ग्रह के पास 14 है। अब मंगल के पास कितना है भाई? मंगल के पास 2 गो है। अब पृथ्वी के पास कितना है? 1 है। अब बुध और शुक्र के पास 1 भी नहीं है। बुध और शुक्र के पास 1 भी नहीं है। सोनी प्रिया जी, ब्यूटी जी, ध्यान से सुनिएगा। फेबोस एवं डीमोस किसका है? मंगल का है। फेबोस एवं डीमोस किसका है? मंगल का है। तो क्वेश्चन बना, 4 गो चीज याद रखेंगे, फेबोस एवं डीमोस, गनीमेट, यूरोपा, यूरोप से यूरोपा, नैनी नहीं होगा, गनीमेट होगा, गनीमेट, यूरोपा, क्लिस्टो, गनीमेट, यूरोपा, क्लिस्टो और आईओ। और क्या होगा भाई? आईओ। ये सभी बृहस्पति का उपग्रह है। ये सभी किसका उपग्रह भाई? बृहस्पति का उपग्रह है। चलिए आप लोगों को कुछ दिखावे। बहुत कुछ इसमें अभी नया चीज सब है। चलिए देख लीजिए भाई, यह बृहस्पति ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ध्यान से सुनिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा ग्रह है भाई? बृहस्पति ग्रह है। आकार इतना बड़ा है कि तारे के समान दिखाई पड़ता है। इस ग्रह का 72 सैटेलाइट है, लेकिन शनि ग्रह चलते हैं। यह जो शनि ग्रह है, यह शनि ग्रह देखें, यह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। सबसे सुंदर ग्रह है। क्यों? क्योंकि इसके चारों ओर, थोड़ा सा कलर में प्रॉब्लम हो रहा है, इसके चारों ओर क्या है भाई? तो रिंग है, छल्ला है। इसके चारों ओर क्या है? रिंग या छल्ला है। देख लेते हैं। ये मंगल ग्रह है। यह कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। 2 उपग्रह है, फेबोस और डीमोस। अपना अर्थ चले, यह अपना अर्थ है, एक ही उपग्रह दिख रहा है, चंद्रमा। एक उपग्रह क्या दिख रहा है? चंद्रमा। और चंद्रमा एवं सूर्य के बीच जब अपना पृथ्वी आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है, इस घटना को लूनर इक्लिप्स कहा जाता है, चंद्र ग्रहण कहा जाता है। लेकिन जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए
जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए, क्वेश्चन पूछेगा, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो इस घटना के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कुछ हिस्सों में नहीं पहुंच पाता है। इस घटना को सोलर इक्लिप्स कहा जाता है, सूर्य ग्रहण कहा जाता है, जो अमावस्या को होता है। आज पूर्णिमा है, आज चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। लगेगा, लगा हुआ नहीं लगेगा। हो गया, इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग का जो क्वेश्चन था 17 क्लियर था, 18 चलते हैं। श्वसन कैसी प्रक्रिया है? ध्यान से सुनिएगा, श्वसन कैसी प्रक्रिया है? तो श्वसन, अब इसको इंग्लिश में दिया रहता तो और बेस्ट था, कोई बात नहीं, इंग्लिश टर्म हम कर देते हैं। उपापचय को इंग्लिश में कहते हैं उपापचय या उपचय। यहां पर उपापचय न हो के उपचय होता, उपचय। उपचय प्रक्रिया अंग्रेजी में कहते हैं एनाबोलिक। अपचयी प्रक्रिया अंग्रेजी में कहते हैं केटाबोलिक। अब आरोही प्रक्रिया अंग्रेजी में कहते हैं रेडिकल प्रोसेस। और तनुकरण मतलब डाइल्यूट प्रोसेस, डाइल्यूट प्रोसेस। अब इसमें सब कई प्रकार से क्वेश्चन बना। इसमें दो ही महत्वपूर्ण चीज हुआ, श्वसन में ग्लूकोज अणु का ब्रेकअप होता है, अतः इसे विखंडन अभिक्रिया कहते हैं, और इसे ही केटाबॉलिक प्रक्रिया कहा जाता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज अणु का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, अतः प्रकाश संश्लेषण को एनाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन लिखना जरूरी है, बहुत क्वेश्चन पूछता है, दोनों क्वेश्चन जरूरी। श्वसन या रेस्पिरेशन, एक अपचयी प्रक्रिया, अंग्रेजी में केटाबोलिक प्रोसेस, या विघटनात्मक प्रक्रिया, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, विघटनात्मक प्रक्रिया है। क्यों भाई? क्योंकि ग्लूकोज अणु का इसमें ब्रेकअप होता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज अणु का इसमें विखंडन होता है। ग्लूकोज का विखंडन। दूसरा चलते हैं, क्वेश्चन पूछता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण को कहते हैं उपचयी प्रक्रिया, एनाबोलिक, दूसरा कहते हैं उपचयी के बाद दूसरा कहते हैं संश्लेषणात्मक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। क्यों भाई? क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्लूकोज अणु का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 18 क्लियर हो गया, तो 19 में चलते हैं। कारण वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलता है? सब चीज से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा
थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। एड्रिनल ग्रंथि से क्या निकलता है? एड्रेनलिन निकलता है। एड्रेनलिन निकलता है जिसे फाइट एंड फ्लाई हार्मोन कहते हैं। जननांग से, ओवरी से या टेस्टिस से, ओवरी से फीमेल हार्मोन, टेस्टिस से मेल हार्मोन निकलता है। और पीयूष ग्रंथि से STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन निकलता है जिसे ही ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि से हम लोग को ढेर सारा क्वेश्चन बनता है। या पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है जो हाइपोथैलेमस में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करता है। ये क्यों आया था पीटी ऐसा? अच्छा, ये क्वेश्चन आया था पीटी एग्जाम में, IAS के पीटी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। बहुत अच्छी बात। अब देखो भाई, रोशन त्रिपाठी जी ने क्वेश्चन पूछा है कि थायरॉक्सिन का क्या काम है? तो थायरॉक्सिन का हमारे शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है, उपापचय प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। STH क्या करता है? या ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। जैसे प्रोटीन का संश्लेषण नॉर्मल हुआ तो नॉर्मल हाइट, कम हो गया तो बौना, बहुत ज्यादा हो गया तो गिंगेटिज्म हो जाता है, या क्या कहें भीम कायत्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलते बायोलॉजी में और डीपली इसके बारे में चर्चा करेंगे। 20 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कौन सा रोग हृदय से संबंधित है? अब देखो, एंजीना पेक्टोरिस यह हृदय से संबंधित है। कहा जाता है हृदय में रक्त का प्रवाह कम होने से सीने में दर्द, जलन, सांस लेने में तकलीफ होती है। मिर्गी क्या होता है? इक्लिप्स, मिर्गी को कहा जाता है इक्लिप्स, नर्वस सिस्टम से संबंधित, PNA से संबंधित। अब देखो भाई, ट्यूमर क्या हुआ? तो ब्रेन कैंसर का प्रारंभिक रूप ट्यूमर कल बताए थे, आर्सेनिक का यूज किया जाता है ट्यूमर का पता लगाने के लिए। अब देखो भाई, शंकर कुमार जी, STH मतलब सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, इसे ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मिर्गी रोग में प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र है। सेंट्रल कंट्रोल ऑफ ब्लड कौन करता है? कंट्रोलर ऑफ ब्लड का नियंत्रण रोशन त्रिपाठी जी, यही ना क्वेश्चन पूछे। हमारे शरीर का नियंत्रण करता है खोपड़ी, ब्रेन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। आइए, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, 20 क्लियर हो गया। तो 21 नंबर चलते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है जो वेनेजुएला में कैरोनी नदी पर, वेनेजुएला में कैरोनी नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात USA में है, सेंट लॉरेंस नदी पर। सेंट लॉरेंस नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है, अफ्रीका में। तुगेला जलप्रपात तुगेला नदी पर है, अफ्रीका में। हो गया। तुगेला नदी पर कौन सा? आगे बढ़े भाई। नियाग्रा जलप्रपात, और आज ही में बताए थे भारत का नियाग्रा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है जो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी जो गोदावरी की सहायक नदी है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजीकुल जलप्रपात है, कुंजीकल जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजीकल जलप्रपात है। हम लोग जलप्रपात वाले टॉपिक में क्लियर कर लिए थे गौतम गोविंदा जी, ये सब तो क्लियर था टॉपिक। अगला क्वेश्चन है 21 के बाद 22 में देखते हैं। बीज रहित फल का तकनीकी क्या कहलाता है? उत्तक संवर्धन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टिश्यू कल्चर। क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। बीज रहित फल का उत्पादन करने की कला को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। कौन सा एसिड समान रूप से
कौन सा अम्ल समान रूप से बैक्टीरियो में दिया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसे क्या कहते हैं? रसायनों का सम्राट। रसायनों का सम्राट, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। हो गया। अब देखो HCl एसिड कहाँ पाया जाता है? तो यह स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमारे शरीर में स्टोमेक, इसको कहते हैं आंत, अमाशय, अमाशय को हिंदी में एक और कहते हैं पेट, से निकलता है। अच्छा, नहीं, ये नहीं, सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, H2SO4 हो गया, H2SO4। बेरोजगार युवक जी, राकेश कुमार जी, और बी ऑप्शन, बी ही ऑप्शन होगा। हो गया। अब नाइट्रिक एसिड हुआ HNO3, HNO3। जब नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला देते हैं 1:3 में, तो बन जाता है हम लोग का एक्वारेजिया। 3 अंश HCl प्लस 1 अंश HNO3 बन जाता है एक्वारेजिया या अम्लराज। हो गया एक्वारेजिया या अम्लराज। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। लाइफ डिवाइन के लेखक, बहुत अच्छी बात है, वह क्रांतिकारी जो अपने अंतिम समय में राजनीति जीवन से संन्यास लेकर निष्क्रिय विरोध के, निष्क्रिय या सत्य राजनीति जीवन से संन्यास लेकर वो एक बैरागी के रूप में रहने लगे और पांडिचेरी में उर्बिले आश्रम की स्थापना किए थे। अरविंद घोष, अरविंद घोष। इनसे संबंधित क्या था भाई? उर्बिले आश्रम या अरुबिले आश्रम। कहाँ है? पुडुचेरी में। उर्बिले आश्रम कहाँ है? पुडुचेरी में। अगला चले, अगला क्वेश्चन का, तो रोबर्ट्स कप का संबंध किससे है भाई? तो फुटबॉल से संबंधित है। रोबर्ट्स कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से संबंधित है। रोबर्ट्स कप फुटबॉल से संबंधित। हो गया क्लियर? रोबर्ट्स कप का संबंध किससे भाई? फुटबॉल से संबंधित। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी रहते हैं? 11 खिलाड़ी रहते हैं। मानव शरीर का कौन सा भाग परमाणु विकिरण से सबसे पहले इफेक्टेड होता है? तो परमाणु विकिरण से सबसे प्रभावित हुआ कौन? त्वचा, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग। त्वचा में कितने लेयर पाए जाते हैं? तो त्वचा में 3 लेयर पाए जाते हैं। त्वचा में कितने लेयर पाए जाते हैं? 3 लेयर पाए जाते हैं। कौन कौन भाई? बाहरी त्वचा, एपिडर्मिस, डर्मिस और एडिपोज टिश्यू। एपिडर्मिस, डर्मिस और एडिपोज टिश्यू हम लोग चर्चा किए थे। यदि क्वेश्चन आज का, जिन्होंने इंट्रोडक्शन क्लास देखा था, हालांकि कल भी उसमें चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, यह एपिडर्मिस, यह क्या था भाई? एपिडर्मिस या डर्मिस, और यह एडिपोज टिश्यू। एपिडर्मिस में क्या क्या खुलता है? तो एपिडर्मिस में ये जो चीज है, यह क्या है भाई? पसीने वाली ग्रंथि है। पसीने वाली ग्रंथि आकर खुलता है। एपिडर्मिस में क्या है? तेल ग्रंथि, सीबेसियस ग्लैंड आकर खुलता है। एपिडर्मिस में रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती है। डर्मिस में रक्त नलिकाएं पाई जाती है। एडिपोज टिश्यू में वसा का बना हुआ है, बसीय उत्तक कहा जाता है। बसीय उत्तक कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग यही है त्वचा, जिसका अध्ययन डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। इसका अध्ययन क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। तो जहां त्वचा है वहां एक शब्द और लिख लेंगे, त्वचा को क्या कहते हैं?
डर्मेटोलॉजी, त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, कौन सा यौगिक खाना बनाते समय सबसे ज्यादा समाप्त होता है? तो सबको पता है विटामिन, हम लोग कई बार चर्चा भी कर चुके हैं विटामिन। और चावल में बताए थे, चावल धोने के बाद, धोने के समय कौन सा? नहीं भाई, आंख नहीं, शंकर कुमार राय जी, सबसे पहले त्वचा, तो आंख तो आंख के भी ऊपर है, आंख का भी ऊपर है कौन? लिप है, आई लिप जिसको कहते हैं, पिपनी जिसको पलक कहते हैं, आईलीड, आंख को इफेक्ट, आंख को रोक लेता है, आईलीड है ना। तो सबसे पहले क्या होगा? त्वचा होगा। त्वचा ही हम लोग कहते हैं कैंसर रोग, यूवी किरण से बच्चों प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग आंख में नहीं यूवी प्रोटेक्टर क्रीम लगाते हैं, हम लोग त्वचा में लगाते हैं। पराबैंगनी किरण से हम लोग को त्वचा कैंसर रोग होने की संभावना, पराबैंगनी किरण विकिरण है, विकिरण से सबसे पहले त्वचा इफेक्टेड होता है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनना, विटामिन, कौन सा विटामिन चावल के साथ निकल जाता है ज्यादा धोने पर? विटामिन B1 बताए थे, जिसकी कमी से थायमीन, जिसकी कमी से कौन सा रोग? बेरी बेरी नामक रोग होता है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पंचायत के अधिक्रमित होने पर, मतलब भंग हो जाने पर, कितनी अधिकतम अवधि के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए? सबको पता है कितनी अवधि के बीच? 6 महीने की अवधि के बीच जरूर होना चाहिए। यहाँ पर 6 महीने, 6 महीने के अवधि के अंदर में इलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यदि 4 साल से ज्यादा काल में पंचायत समाप्त हुआ है तो वहां री इलेक्शन नहीं होगा। मान लिया जाए पंचायत 3 साल, पंचायत का भी कार्यकाल 5 साल, 3 साल में पंचायत खत्म हो गया, 2 साल शेष समय बचा है, तो 2 साल के लिए री इलेक्शन होगा। लेकिन 4 साल प्लस खत्म हो गया है और तब जाकर पंचायत भंग हो गया है तो री इलेक्शन नहीं होगा, वहां यह कंडीशन लागू नहीं होगा कि 6 महीना के अंदर में इलेक्शन होना चाहिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर का क्वेश्चन कर, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा का सदस्य, लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को निर्वाचित करते हैं, जो सदन का कभी भी स्थगन कर सकते हैं। सदन को क्या कर सकते हैं? स्थगन कर सकते हैं। क्यों भाई? अब मान लीजिए सदन का नेता सदन का अध्यक्ष है, अतः अध्यक्ष होने के नाते कभी भी सदन की बैठक को स्थगित किया जा सकता है, बैठक को रद्द कर सकते हैं। मतलब आज आए 10 मिनट में कह दिए कि सर जी बउआ लोग आज का क्लास को सस्पेंड किया जाता है, मैसेज दे दिए आज का क्लास को सस्पेंड किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने सदन का क्या है? अध्यक्ष है, अपने सदन का स्पीकर है। यह अधिकार केवल हमें ही दिया गया है। सदन को विघटित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट के पास है, सत्र बुलाने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास है, सत्रावसान करने का अधिकार प्रेसिडेंट के पास है। तीनों का चर्चा है अनुच्छेद 85 में। हो गया? सदन को कभी भी स्थगित कर सकता है, लेकिन भंग कर सकता है। यह तीनों काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 29 के बाद 30 चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, इसी बृहदेश्वर मंदिर में सबसे पहले विमानन शैली का प्रयोग किया गया था। कई बार चर्चा भी कर चुके हैं। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना गया है। द्रविड़ शैली में इसे कौन बनाया था? राजेंद्र प्रथम का पिताजी, राजेंद्र प्रथम का पिताजी राजराज प्रथम। और राजराज प्रथम पहला चोल शासक था जिसने अपना विजय अभियान भारतीय क्षेत्र के बाहर भी किया। अपना भी सर कहा जाता है कि कम से कम 6 महीना रेस्ट होने पर इलेक्शन होगा। नहीं बाबू पुरुषोत्तम जी, ये गलत कंसेप्ट है। कहा जाता है, आप कोई कंसेप्ट को पढ़ के देखिएगा, यही है। 4 साल प्लस के बाद पंचायत भंग हुआ है तो री इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि री इलेक्शन में फिर से वो 5 साल के लिए नहीं रहता है। जो शेष समय बचा है वही शेष समय के लिए वो इलेक्टेड होंगे। 1 साल के बाद वो खत्म हो जाएगा। जब 5 साल आएगा तो खत्म हो जाएगा। आइए अब देखो,
राजेंद्र प्रथम, जिसके काल में सबसे मजबूत नौसेना थी और अपने नौसेना के बदौलत श्रीलंका को जीतकर चोल साम्राज्य का अंग बना लिया था। फिर क्वेश्चन पूछेगा, राजेंद्र प्रथम बंगाल अभियान भी किया था, कई बार इस सब की चर्चा कर लिए थे। डी नंबर 31 नंबर में, नेत्रदान के समय दाता का आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? कॉर्निया भाग। अब देखो, नेत्रदान के समय दाता का आंख, अब यहां पर देखेंगे बड़ी सुंदर चीज है, यह नेत्रदान का समय नेत्र है। यह जो नेत्र है देखेंगे, यह एक ओवेल शेप है। कैसा है भाई? अंडाकार है। इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 2.5 सेंटीमीटर है। यह जो नेत्र का सबसे बाहरी भाग है, ध्यान से देखिएगा, यह जो नेत्र का सबसे बाहरी भाग है, नेत्र का सबसे बाहरी भाग है, ये जो बाहरी भाग है इसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहा जाता है। यह बाहरी भाग को कॉर्निया कहा जाता है। इसमें ब्लड कैपिलरीज नहीं पाया जाता है, रक्त नलिका, इसमें यह जो बाहरी भाग है रक्त नलिका नहीं पाए जाने के कारण यही भाग नेत्रदान किया जाता है। कॉर्निया के ठीक पीछे जो भाग है, कॉर्निया के ठीक पीछे जो यह आकृति है, ये जो आकृति है यह किसका है भाई? आइरिस का है। कॉर्निया हो गया सबसे पहले वाला भाग, और कॉर्निया के ठीक पीछे वाले भाग को कहते हैं आइरिस। आइरिस के बीच में जो यह छिद्र है, यह जो करिकवा छिद्र है, इसे कहते हैं पुपिल। इसे क्या कहते हैं? पुपिल कहते हैं। नेत्र तारा कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं? पुपिल कहा जाता है। ऐसी कॉर्निया के पीछे लेंस लटका हुआ है। इसी कॉर्निया के पीछे क्या है? लेंस लटका हुआ रहता है। ये सब क्या है भाई? ये अश्रु ग्रंथि, लेक्राइमल ग्लैंड है। या क्या है? अश्रु ग्रंथि है। अब देखो भाई, कॉर्निया का यदि सेक्शन कटा होगा, हाँ यहां पर चलते हैं, देखो ये जो भाग है यह क्या है भाई? कोरोवाइड है। यह क्या है भाई? कोरोवाइड है। और कोरोवाइड के अंदर वाला भाग क्या है? एस्क्लेरा है। अब देखो, कोरवा यह क्या है भाई? एस्क्लेरा है। एस्क्लेरा के अंदर वाले भाग को कोरोवाइड कहा जाता है। मतलब ये हुआ दृढ़ पटल, ये क्या हुआ? दृढ़ पटल। ये क्या हुआ? रक्तक पटल। रक्तक पटल के पीछे रेटिना पाया जाता है, जहां पर वस्तु का तस्वीर बनता है। यह तस्वीर कैसी होती है? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होती है, जिसे ऑप्टिकल नर्व के द्वारा, जिसे किसके द्वारा भाई? ऑप्टिकल नर्व के द्वारा हम लोग के मस्तिष्क में पहुंचाया जाता है। अब देखो, इस ऑप्टिकल नर्व, यहां पर है ऑप्टिकल नर्व, ये ऑप्टिकल नर्व के द्वारा कहां पहुंचाया जाता है? मस्तिष्क में पहुंचाया जाता है, जहां पर वस्तु के प्रतिबिंब को सीधा कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो यह क्लियर हो गया। 32 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक कालिदास की रचना नहीं है? ऑलरेडी हम लोग को पता है। डेड बॉडी में से कितने टाइम के बाद कोरोना का ट्रांसफर किया जाता है? तो डेड बॉडी में से 48 से या 48 से 72 घंटा तक के अंदर 48 से 72 घंटा तक अपना कॉर्निया जीवित रहता है। इतना याद रखेंगे, कॉर्निया मरने के बाद 48 से 72 घंटा तक जीवित रहता है। हो गया क्लियर? 48 से 72 घंटा तक यह कॉर्निया जीवित रहता है। अब देखो भाई, कारा क्वेश्चन, कौन सा कालिदास की रचना नहीं है? तो कालिदास की रचना कौन कौन सा है वो याद रखेंगे। रघुवंशम तो है ही, ऋतु संहार है ही, मेघदूतम है ही। कालिदास किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना। इस तीन के अतिरिक्त अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्र, सबको याद होगा, कई बार चर्चा कर दिए हैं। मालविकाग्नि मित्र,
उसके बाद क्या बताए थे, विक्रमो वर्षीय और कुमार संभवम, ये सब किसकी रचना, कालिदास की रचना है। ये भी किसकी रचना, कालिदास की रचना है। जबकि बाणभट्ट की रचना कौन कौन सा है भाई, हर्ष चरित्र, कादम्बरी, पार्वती परिणय और चंडी शतक। हो गया, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये सब जेहन में बस चुका है। चलिए अच्छी बात है, धन्यवाद। 33 नंबर चलते हैं। यदि लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधित कर दिया जाता है तो भी लोकसभा का अधिकार है कि राज्यसभा की बात को माने या न माने, राज्यसभा की बात को माने या न माने। उत्तर क्या होगा, लोकसभा द्वारा संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुलानी चाहिए, तो होगा नहीं। राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन के बिना भी लोकसभा धन विधेयक को पारित कर सकती है, क्योंकि धन विधेयक के संबंध में सबसे ज्यादा किसको राइट है, लोकसभा को राइट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कानूनी मामले में केंद्र सरकार का प्रमुख सलाहकार कौन होता है, तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। जबकि राज्य मामले में क्या होता है, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल की चर्चा अनुच्छेद 165 में, अटॉर्नी जनरल की चर्चा अनुच्छेद 176 न होके केवल 76 में। हो गया, क्लियर हो गया, ये सब तो ऑलरेडी क्लियर है। 34 के बाद 35 नंबर देखते हैं। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है। हो गया क्लियर, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया गया, पक्षी का अध्ययन किया गया। फिर क्वेश्चन यदि पूछ दे कि पक्षी में हृदय कितने चेंबर का, तो पक्षी में हृदय 4 चेंबर का होता है। पक्षी में हृदय कितने चेंबर का, 4 चेंबर का, 4 कक्ष का होता है। अब यदि क्वेश्चन पूछ दे स्तनधारी का अध्ययन, तो स्तनधारी का अध्ययन ध्यान से सुनिएगा, स्तनधारी का अध्ययन हो जाएगा मेमेलोलॉजी में। इंटेमोलॉजी में कीट का अध्ययन, इंटेमोलॉजी में कीट का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी में बोन का अध्ययन, और सेरोलॉजी में रक्त का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन, बोन का अध्ययन, और हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन। हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन, हेमेटोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, इंटेमोलॉजी, हो गया, क्लियर हो गया। मेमेलोलॉजी में स्तनधारी का अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा ब्लड सीरम का अध्ययन, यहां पर क्वेश्चन फंसा देगा। ब्लड सीरम का अध्ययन सेरोलॉजी, ब्लड सीरम का अध्ययन सेरोलॉजी के तहत किया जाता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई 35 के बाद 36 नंबर में कर, सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी किसने किया था, तो ओपन हार्ट सर्जरी, यहां पर क्वेश्चन केवल आता हृदय का सर्जरी किसने किया था, तो डॉक्टर लीला। लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी, एक खोल के दूसरे को सेट किया, जिसे हृदय का ट्रांसप्लांट कहा गया, हृदय का प्रत्यारोपण कहा गया, क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ। किसके द्वारा भाई, क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ के द्वारा, जिसे ही ओपन हार्ट सर्जरी को ही कहते हैं हृदय का प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांट। भारतीय विद्वान कौन थे भाई, पहला भारतीय डॉक्टर वेणुगोपाल। डॉक्टर लेल्हा कौन थे, हृदय का सर्जरी किए थे, केवल सर्जरी किए थे। एडवर्ड जेनर क्या थे, चेचक के टीका की खोज किए थे। हो गया, भारत का वेणुगोपाल, बहुत अच्छा गौतम गंभीर जी। 37 नंबर चलते हैं।
शर्करा मतलब शुगर मतलब ग्लूकोज। ग्लूकोज किसका मिश्रण? तो सबको पता है कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन CnH2nOn। फॉर्मूला क्या होगा? CnH2nOn मतलब कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। यह कार्बोहाइड्रेट हो गया और वसा भी हो गया। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये जो चारों आएगा, ये चारों क्या आ जाएगा? प्रोटीन आ जाएगा। प्रोटीन से क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में एकमात्र नाइट्रोजनी यौगिक, हमारे शरीर में एकमात्र नाइट्रोजनी यौगिक प्रोटीन है जो अमाशय से निकलने वाले पेप्टोन के द्वारा या पेप्सिन के द्वारा पेप्टोन में तोड़ा जाता है। प्रोटीन का पाचन मुख गुहा में ओरल कैविटी में नहीं होता है। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत एस्टोमिक में होता है और पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। 37 के बाद हम लोग 38 चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय डाटा कौन तैयार करता है? CSO के द्वारा तैयार किया जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया जाता है। 39 नंबर चले, मुद्रास्फीति से सबसे ज्यादा पीड़ित वर्ग। अब पीड़ित वर्ग मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। पीड़ित वर्ग मतलब होता है सबसे ज्यादा हानि किसको मिला? तो हानि महाजन वर्ग को या ऋण देने वाले वर्ग को, जिसे लेनदार वर्ग या क्रेडिटर, उधार देने वाला। अब देखो भाई, यह भी सही है और यह भी सही है, दोनों एक ही वर्ग है। इसका उत्तर उधार देने वाले को ही कहते हैं ऋणी वर्ग, सॉरी महाजन वर्ग। क्रेडिटर और लेनदार दोनों एक ही चीज है। क्रेडिटर को ही कहते हैं, लेनदार डेबिटर को कहते हैं देनदार। हो गया उत्तर बी या डी, दोनों में से कोई भी होगा, एक ही चीज है। बी और डी एक ही चीज है, बी और डी एक ही चीज है। अब देखो 40 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कर जो केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। तो देखो इनकम टैक्स लगाया ही जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है या कैसा है? डायरेक्ट टैक्स है। यह भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, डायरेक्ट टैक्स है। यह भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन यह जो टैक्स है यह स्टेट गवर्नमेंट का है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स है मतलब मनोरंजन कर किसी और पे लगाया गया है, मनोरंजन कर किसी और पे लगाया गया है, लेकिन वसूली किसी और से होता है, वसूली किसी और से होता है। क्लियर हो गया? आगे बता, हमेशा फंस जाते इसमें, कोई फंसना नहीं। लालू शंकर जी बिल्कुल नहीं फंसना है, कई बार हम लोग चर्चा की है। डेबिटर क्लास सुनिएगा, बड़ी सुंदर इन्होंने छेड़ दिया, दिल की बात बताया। डेबिटर क्लास किसे कहते हैं? तो ऋणी वर्ग को डेबिटर क्लास कहते हैं। बस ई याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलिएगा। डेबिटर क्लास किसे कहते हैं? ऋणी वर्ग को, ऋणी वर्ग को। क्रेडिटर क्लास किसे कहते हैं? ऋणदाता को, जिन्होंने उधार दिया है, जिन्होंने ऋण दिया है, जो महाजन है, जो महाजन है। तो जो आज क्लियर कर दीजिए प्लीज, पुरुषोत्तम जी वही तो कर रहे हैं। ऋणदाता जो है, ऋणदाता को क्या कहते हैं? क्रेडिटर। और ऋणी वर्ग को कहते हैं डेबिटर। ऋणी वर्ग को क्या कहते हैं? डेबिटर। तो डेबिटर क्लास, इसको क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ यहां लिख लेते हैं मुद्रास्फीति से, इन्फ्लेशन से प्रभावित वर्ग, एक तरफ लिखते हैं लाभान्वित वर्ग, एक तरफ लिखते हैं हानि वाले वर्ग। हानि वाले वर्ग। हो गया। अब लाभ वाले वर्ग में देखते हैं। तो लाभ किसको, क्या कौन होगा? ऋणी वर्ग। ऋणी वर्ग को क्या कहेंगे?
डेबिटर क्लास अभी अभी बताए थे, यहां पर ध्यान से सुन लीजिएगा क्या है। ऋणी वर्ग को क्या कहते हैं, डेबिटर क्लास। ऋणदाता वर्ग को महाजन या लेनदार कहलाता है। ऋणी वर्ग क्या हुआ, देनदार, हमेशा वो देने वाला ही रहेगा। आपसे हम पैसा लिए हैं तो आपके हम कर्जदार हैं। तो कर्जदार जो रहता है, जो ऋणी रहता है, डेबिटर क्लास कहलाता है। जो महाजन रहता है, लेनदार कहलाता है। जो महाजन रहता है, उधार देने वाला कहलाता है। तो बस वही चीज तो था इसमें। ऋणी वर्ग डेबिटर क्लास। हानि वाले वर्ग में क्या होगा, क्रेडिटर क्लास या ऋणदाता वर्ग, क्रेडिटर क्लास। इसे कहेंगे महाजन वर्ग या इसे ही कहेंगे लेनदार वर्ग, इसे कहेंगे देनदार वर्ग, देनदार वर्ग। इसमें भी फंसने लगा। अब देखो यहां से आपका क्वेश्चन तो निकल गया होगा। क्वेश्चन है देनदार वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ हुआ, लेनदार वर्ग को सबसे ज्यादा हानि हुआ। 40 नंबर ऑलरेडी क्लियर है। 40 में क्या बताए थे, मनोरंजन कर। 41 नंबर में चलते हैं। इलियम किसका भाग है, आज सुबह में बताए थे। कल भी यूट्यूब चैनल पे नहीं रहेंगे, कल एप्लीकेशन पर रहेंगे, बायोलॉजी का सेकेंड क्लास इंट्रोडक्शन। इलियम छोटी आंत, तो इलियम, जेजूनम और ड्यूडेनम, जिसमें क्या बताए थे भाई, अब जरा सा फोटो भी देख ले। अब यहां पर देखिएगा, ये जो चीज है यह छोटी आंत है, लेकिन ये जो चीज है बाहर में मोटा वाला पाइप, यह क्या है, बड़ी आंत का पोजीशन है। यह बड़ी आंत है या क्या छोटी आंत है। अब यहां पर देखिए, यह अमाशय है, यहां पर क्या है, लीवर है, या क्या गॉल ब्लैडर है, या क्या स्प्लीन है, यही क्या है, स्प्लीन है। तिल्ली जिसको कहते हैं हम लोग, आरबीसी का कब्रगाह या इमरजेंसी ब्लड बैंक कहा जाता है। यह जो है, यह क्या है, पेनक्रियाज है। यह क्या भाई, अग्नाशय है, इसके भीतर अग्नाशय या पेनक्रियाज है। अब देखना चाहेंगे तो जरा सा देखते हैं, अमाशय को काट के हटा देते हैं। चलिए भैया, अमाशय निकल गया। तो ये जो सेक्शन है, यह सेक्शन क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे शरीर की, अमाशय को भी काट के हटा दी है। तो यह दिख रहा है क्या चीज, तो यह दिख रहा है, यह जो पोजीशन दिख रहा है किसका है भाई, लीवर का है, जो हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड यही है अग्नाशय या पेनक्रियाज। अग्नाशय या पेनक्रियाज के किनारे पर क्या पाया गया, तो यह क्या है, स्प्लीन है, तिल्ली है। ये जो पोजीशन है, यह क्या, गॉल ब्लैडर है, जो लीवर से निकलने वाले बाइल जूस को एब्जॉर्ब करता है। हालांकि यह वेजिटेबल ऑर्गेन है, कोई काम नहीं है। अब देखो, ये जो अमाशय वाला सेक्शन था, अमाशय को यह जो पोजीशन है, यह नीचे वाले भाग, यह क्या है, ड्यूडेनम का है। यह किसका है भाग, ड्यूडेनम का है। अब यह जो ड्यूडेनम है, यह ड्यूडेनम यहां पर दिख रहा होगा, यह ड्यूडेनम किस किस को जोड़ता है, तो अमाशय और छोटी आंत को जोड़ता है। अमाशय और छोटी आंत को जोड़ता है। इसके बाद ड्यूडेनम के बाद ये जो पोजीशन है, यह पोजीशन किसका है भाई, इलियम का है। यह पोजीशन किसका है, जेजुनम का। यह किसका है, इलियम का। यह किसका है, जेजुनम का। इसी इलियम एवं जेजुनम में उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, माइक्रोविली कोशिका पाई जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे भोजन में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ को एब्जॉर्ब करके वह खून में मिला दिया जाता है और हमारे शरीर के विभिन्न भाग में वह पोषक पदार्थ पहुंच जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग क्लियर कर लेते हैं यहां पर
चलिए कंप्यूटर महोदय जी जल्दी बता दीजिए। इलियम किसका हिस्सा है? छोटी आंत का। और भी क्या है छोटी आंत का? ड्यूडेनम, इलियम और जेजुनम। इसमें ड्यूडेनम किस किस को जोड़ता है? छोटी आंत और अमाशय को, एस्टोमेस को जोड़ता है। छोटी आंत और अमाशय को जोड़ता है। 41 क्लियर हो गया होगा। 42 में चलते हैं। सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया? 2.83 लाख करोड़। क्लियर। 42 के बाद 43 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बजट 2020 का मुख्य विषय रहता, मुख्य विषय नहीं है। तो जहां पर क्वेश्चन का सभी के लिए रोजगार, यह मुख्य विषय नहीं था। और आकांक्षी भारत योजना, जिम्मेवार समाज, सभी के लिए आर्थिक विकास से संबंधित था। 44 नंबर चलते हैं। उस स्वतंत्र निकाय का नाम बताइए जो गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करता है। तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, जो नरेंद्र मोदी साहब ने इस एजेंसी की स्थापना किया है। 45 नंबर कह रहा है NIRVIK योजना का संबंध किससे है? तो निर्यातकों के लिए बीमा कवर, निर्यातकों के लिए बीमा कवर से संबंधित है। 46 नंबर आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 11-12 से 17-18 के बीच कितनी नौकरियां सृजित किया गया है? अब देखो कांग्रेस की सरकार ने जो मोदी जी पर करारा प्रहार किया कि कहे थे कि 5 करोड़ रोजगार देंगे, उसके लिए गिनाए कि हम देखो भाई 11-12 से 17-18 के बीच हमने अपने यहाँ 6.3 करोड़ नए रोजगार, नए नौकरियां सृजित किया है। कितना हुआ है सबको जानते हैं, सबके घर में एक न एक नौकरी जरूर हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। 47 नंबर में पीजे नायक समिति का संबंध किससे है भाई? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से संबंधित है पीजे नायक समिति। 48 नंबर का रहा है देश को प्रति व्यक्ति आय $5000 करने के लिए प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा? 2.5 गुना वृद्धि करना होगा। 48 नंबर में क्वेश्चन का है सेवानिवृत्ति IAS अधिकारी युगवीर सिंह मलिक को हाल ही में किस संकटग्रस्त फर्म के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यूनिटेक, किसका भाई? यूनिटेक का प्रबंध निदेशक के रूप में बनाया गया है। और 50 नंबर का है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो सलोनी जी, दीपा जी, राकेश कुमार सिंह जी, ब्यूटी जी, शंकर कुमार राय जी, कुणाल जी, राकेश जी, ब्यूटी कुमारी, दीपा जी, जितने भी लोग लाइव में थे, कल सुबह में 9:30 बजे से हमने रखा है बायोलॉजी का क्लास, सेकेंड क्लास बायोलॉजी का 9:30 बजे से। और फिर हम लोग हिस्ट्री को भी कल देखेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं सुबह में 9:30 बजे से। ज्योग्राफी के इसी निशा भारती जी, मानस देवी जी, ललन कुमार जी, बेरोजगार जी, पुरुषोत्तम जी, मानस देवी, मंटू जी, ओम प्रकाश जी, त्रिपुरारी शर्मा जी, पुरुषोत्तम, प्रतिभा, ब्यूटी, अंकिता, मानस, मोहम्मद गुड्डू, बेरोजगार युवक, सलोनी जी, सुनील जी, मनीष राज जी, पुरुषोत्तम जी, विकास जी, विक्की जी, चंदन जी, दीपा जी, मनीष जी, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल सुबह में 9:30 बजे से इसी एप्लीकेशन चैनल पे बायोलॉजी का सेकेंड क्लास इंट्रोडक्शन का लेकर, जिसमें हम लोग ह्यूमन ऑर्गेनिक सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला, धन्यवाद, शुभ रात्रि।